जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रशांत में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मौलिक अधिकारों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी का टॉपिक मौलिक अधिकार भाग 3 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास को आप सभी लोग अंत तक अवश्य देखें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों चलिए, आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और उसके बाद में हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग बात करें मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार, दोस्तों अगर देखें मौलिक अधिकार कहाँ रख संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान कहाँ दिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान में भाग 3 में स्थान दिया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह स्वतः लागू होने वाला अधिकार है। यह जन्मजात अधिकार है और व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने वाला अधिकार है। दोस्तों अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अभी हम लोगों ने देखा यूएसए से लिया गया है। सर्वप्रथम नागरिकों के अधिकार के लिए वर्ष 1215 में मैग्ना कार्टा जारी करने वाला पहला देश कौन था? इंग्लैंड था। दोस्तों अगर बात करें 1789 फ्रांस के द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। दोस्तों अगर बात करें 1931 की, तो 1931 के कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इनके द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकारों के लिए पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोस्तों यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया गया। अगर बात करें मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिकों को शक्तिशाली बनाता है। और अगर बात करें दोस्तों आगे हम लोग देखें, यह नागरिक का जन्मजात अधिकार होता है जिनको लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य के द्वारा ना तो छीना जा सकता है और ना ही उसे कम किया जा सकता है। दोस्तों यह अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से मूल अधिकार मूल पर संविधान में थे, तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह 19 से लेकर 22 तक। बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो यह आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इस अधिकार को देखने को मिलता है। बात करें अगला अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें अगला पॉइंट अगर देखें, तो संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 31 में रखा गया था। और अब बात करें संवैधानिक उपचारों की, तो इसे आर्टिकल 32 में स्थान दिया गया है। दोस्तों यह रही बात हमारी मूल संविधान की। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। और कौन कौन से, तो हम लोगों ने देखा है। अगर बात करें वर्तमान में, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1978 में, अगर बात करें 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 कर दिए गए। तो उनमें से जो एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो जाते हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हो जाते हैं। दोस्तों यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। वर्तमान में पहला तो जो है समता का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अगर पांचवें की बात करें तो यह अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। दोस्तों अगर बात करें छठा, जिसे हटा दिया गया, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर
31 में हुआ करता था, परंतु वर्तमान में इसे हटाकर आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत कानूनन या कानूनी विधि अधिकार बनाया गया है। दोस्तों 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अभी भी सेम है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, अगर नेक्स्ट आर्टिकल नंबर अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 12, तो दोस्तों आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है, तो इस आर्टिकल में हम लोग बात करें संघ की सरकारें और राज्य की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। दोस्तों अगर बात करें राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 152, तो इसमें भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। चलिए अगर बात करें आर्टिकल 12 कहाँ है, तो यह पार्ट 3 में है, मौलिक अधिकार के रूप में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 36, तो इसे पार्ट 4 में स्थान दिया गया है, कहाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में। दोस्तों अगर बात करें 152, यह भाग नंबर 6 के अंतर्गत आता है, यह राज्य की शासन के अंतर्गत रखा गया है और यहाँ भी आर्टिकल नंबर 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग देखें तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में देखने को मिलती है और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है और इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 152 में भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 तैयार कर लिया है। दोस्तों अगर बात करें इस प्रकार, अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहा गया है, तो राज्य, चलिए हम लोग बात करते हैं 13, तो इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। और दूसरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। दोस्तों अगर बात करें, अगला पॉइंट देखें, राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ना तो छीन सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है और ना ही कम कर सकता है। दोस्तों यह बातें कहाँ लिखी गई हैं, आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत लिखी गई हैं। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 का संबंध न्यायिक पुनरावलोकन से है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें, अगला देखें तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, आर्टिकल कहाँ से लिया गया, 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की गई है। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर ये समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसका स्रोत जो है ब्रिटेन से, समानता का अधिकार, समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों अगर आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता या समता। और अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें क्या रखा गया, धर्म, जाति और मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं होगा। कहाँ कहा गया है, यह आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत कहा गया है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 16 की, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 की, तो यहाँ उपाधियों का अंत रखा गया है, जिसमें शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें, हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट नोट की तरफ चलें, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। नंबर 2, आर्टिकल 105 के अनुसार सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जो आर्टिकल 14 का अपवाद है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की बात करें, तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह EWS 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य लोगों के लिए संबंधित है। और अगर बात करें आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16 के 6 में ये शामिल हुए हैं। दोस्तों आर्टिकल 368 में यह प्रक्रिया रखी गई है कि संविधान संशोधन हो सकता है और कौन कर सकता है, तो संसद के पास इसकी शक्ति प्राप्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाएं और बच्चे, आर्टिकल 15 के अपवाद हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 15 के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया गया है। इसी अनुच्छेद के आर्टिकल 15 के 5 में राज्य के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 16 के महत्वपूर्ण तत्व, तो इसके अंतर्गत राज्य के पास शक्ति है कि वह किसी भी पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक के लिए अपने राज्य में रहने वाले लोगों की सीटों का आरक्षित कर सकता है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर
17 की, तो इसमें अस्पृश्यता रखा गया है। विशेष बल क्या है, विशेष बल किसने दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने छुआछूत पर विशेष बल दिया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जानते हैं और आधुनिक मनु भी कहते हैं। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आर्टिकल 18 की, तो उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत रखा गया है, किसे छोड़कर, शिक्षा व सेना को छोड़कर बाकी सभी जो भी हैं उपाधियां, उनका अंत किया गया है। किसके तहत, आर्टिकल 18 के तहत। दोस्तों अगर बात करें, कोई व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपहार सम्मान प्राप्त कर सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपहार सम्मान प्राप्त कर सकता है। भारतीय भी प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से उपहार। चलिए अगर बात करें, अगला हम लोग देखें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक। कहाँ तक रखा गया, 19 से 22 तक। चलिए अगर हम लोग बात करें एक एक आर्टिकल को देखें, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। दोस्तों 19 से लेकर 22 तक यह अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 19 की, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी कहाँ रखी गई है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, तो अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल नंबर 20 संबंधित है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 21 की, तो जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 में देखने को मिलती है। अगर बात करें आर्टिकल 21A, निःशुल्क व अनिवार्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी व नज़रबंद के संबंध में संरक्षण। और दोस्तों नज़रबंदी की अवधि क्या रहती है, तो यह 2 माह तक प्रेजेंट टाइम में। अगर दोस्तों हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, अगर आर्टिकल 20 को समझने की कोशिश करें, आर्टिकल 20 को समझने की कोशिश करें, जो कि अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अगर इसकी बात करें आर्टिकल खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में, इसमें क्या डिफरेंस है और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान विधि के आधार पर दंडित किया जाएगा। खंड ए में कहा गया है कि वर्तमान विधि के आधार पर दंडित किया जाएगा, भविष्यगामी विधि के आधार पर नहीं। दोस्तों जो वर्तमान में जो नियम कानून लागू हैं उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी, और जो भविष्य में जो होता है उसके आधार पर नहीं। खंड 2 में बात कही गई कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, डबल ज्योपर्डी नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड का संविधान इसे ही कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल खंड 3 की, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह सभी चीज़ें कहाँ रखी गई हैं, यह सभी आर्टिकल 20 में कहा गया है। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अगर आगे बात करें हम लोग स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ रखी गई, आर्टिकल नंबर 19। और राइट टू इन्फॉर्म, यह एक्ट 2005 में आया था। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 19 को अगर एक बार हम लोग समझें, तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण व हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, और अगर तीसरे की बात करें संगम समिति, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, और चौथे की बात करें भारतीय राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और अगर पाँचवें की बात करें भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, और अगर 6 की बात करें तो व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी आर्टिकल में निहित है। और दोस्तों अगर बात करें मतदाता का अपने उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सूचना का अधिकार है यह भी 19 के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में पास हुआ या आया। आरटीआई इसी कानून को लाने में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका रही थी।
दोस्तों अगर बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में निहित है और आर्टिकल नंबर 31 में भी मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 21 की, तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता किस प्रकार से हो सकती है दोस्तों, अगर देखें तो स्वच्छ पर्यावरण की स्वतंत्रता और स्वच्छ जल की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु की स्वतंत्रता, और चौथा चुनने का अधिकार अर्थात जीवन साथी को चुनने के अधिकार की भी स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत रखी गई है। और पांचवा गोपनीयता का अधिकार, छठा आजीविका से संबंधित इत्यादि अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत है। दोस्तों अगर बात करें नोट की, तो मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार व शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर अगर 22 की बात करें, तो यह भी आर्टिकल नंबर 22 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल नंबर अगर हम लोग 22 की बात करें, तो संरक्षण जो है गिरफ्तारी से और नज़रबंदी से संरक्षण, इसमें बात की गई है। अगर गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी की सूचना परिवार रिश्तेदार तक पहुंचाने का भी अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अगर बात करें इच्छा अनुसार वकील करने या रखने का अधिकार भी प्राप्त है। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना जिसमें यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यह बातें आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत कही गई हैं गिरफ्तारी से संबंधित। और अगर बात करें नज़रबंद से संबंधित, तो पहले नज़रबंद करने का अधिकतम सीमा 3 माह होती थी, परंतु 1978 के बाद से 2 माह की अवधि हो गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर बात करें आर्टिकल 23, तो यह बलात्श्रम या इच्छा के विरुद्ध श्रम। दोस्तों अगर बलात्श्रम से संबंधित अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो बंधुआ मजदूरी नहीं है और मानव दुर्व्यापार कराना, ये भी एक विरुद्ध जो है अधिकार नहीं है। और अगर बात करें दास देवदासी की व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई है, वैश्यावृत्ति भी समाप्त कर दी गई है। दोस्तों अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बंधुआ मजदूरी कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मानव का दुर्व्यापार करना भी एक अपराध है। और अगर बात करें दास देवदासी प्रथा, तो यह भी इसको भी समाप्त कर दिया गया है, वैश्यावृत्ति भी समाप्त कर दी गई है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 24 की, तो बाल श्रम से संबंधित है। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने प्रारंभ किया, जिन्हें 2014 के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल अधिनियम जो है 1986 का है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाल अधिनियम कब का है, तो बाल अधिनियम 1986 से संबंधित है। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, चौथा देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इसके अंतर्गत सम्मिलित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ कोई भी एक स्पेशल धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता है। धर्म के आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अर्थात धर्म को इच्छानुसार मानने या ना मानने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। 27 की बात करें, करों का संदाय या विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आर्टिकल 28 की अगर बात करें, शिक्षण संस्थान में धर्म या धार्मिक शिक्षा अनुष्ठान में शामिल होने की स्वतंत्रता है। अगर बात करें आर्टिकल
अगर हम लोग आर्टिकल 25 को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत हिंदू धर्म की परिभाषा में जैन, सिख और बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है। दोस्तों 2014 में मलाला यूसुफजई इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगर बात करें दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, आर्टिकल 25 के अंतर्गत सिखों के कृपाण रखने के अधिकार को भी संरक्षित किया गया। तीसरा पॉइंट अगर देखें, किसी धर्म को मानने या परिवर्तन करने का अधिकार वयस्कता के आधार पर लागू होता है, अर्थात 18 वर्ष की आयु के बाद लागू होता है। दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 28, राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात जो राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान लागू होंगे या प्रचलित होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा का कोई भी प्रावधान या नहीं दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 28 में। दोस्तों अगर पांचवा हम लोग देखें, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार है। इसे आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंतर्गत समाहित किया गया है। दोस्तों बात करें आर्टिकल 29 की, तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 29 में किया गया। इसमें क्या है? विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। अगर बात करें आर्टिकल 30 में, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें थोड़ा पॉइंटों में अगर देखें, समझने की कोशिश करें, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ये भी ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक को धर्म, भाषा और लिपि के आधार पर पहचाना जा सकता है। वर्ष 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है। जैन धर्म को अल्पसंख्यकों में वर्ष 2014 से शामिल किया गया है। दोस्तों अगर हम लोग अगला पॉइंट देखें, आर्टिकल 30, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी कहाँ रखा गया है? यह भी आर्टिकल 30 के अंतर्गत रखा गया है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख और बौद्ध तथा जैन को भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे बाद में अल्पसंख्यकों में जोड़ा जाने वाला धर्म जैन धर्म है। कौन सा? जैन धर्म। दोस्तों अगर हम लोग बात करें संपत्ति का अधिकार, छठा जो था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 31 में मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। इस अधिकार को निरसित करके आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह कानूनी अधिकार है। दोस्तों अब बात करें संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी इसे ही कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें आधुनिक मनु किसे कहते हैं, तो बाबा साहेब को बाबा साहेब और आधुनिक मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोस्तों यह अनुच्छेद संविधान का हृदय तथा आत्मा है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। इसे आर्टिकल 32 और भाग 3। दोस्तों अगर बात करें मौलिक अधिकारों का संरक्षण कितने प्रकार से किया जाता है? कुल 5 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो हम लोग बात करें, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से संरक्षण किया जा सकता है। तो उनमें से 5 रिटें कौन कौन सी हैं? तो पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध और चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार परीक्षा। दोस्तों अगर बात करें, अगर हम लोग इनको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो रिटें कौन जारी करता है? तो रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्बियस कॉर्पस क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की आज़ादी को संरक्षित करना। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की आज़ादी को संरक्षित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करें तो बंदी प्रत्यक्ष करो मतलब निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर यात्रा व छुट्टी के समय को शामिल नहीं होगा। यात्रा व छुट्टी के समय को शामिल न करते हुए बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना। दोस्तों अगर बात करें परमादेश की, तो परमादेश का अर्थ होता है परम आदेश। इस रिट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय
किसी लोक अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वह जिस कार्य को करने के लिए बाध्य है वह उस कार्य को करने के लिए इनकार कर दिया है और उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों यह भी मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको आदेश दे सकता है कि वह जिस कार्य करने के लिए बाध्य है उस कार्य को करने से वह इनकार क्यों कर देता है। इन सब चीज़ों को जांच कर सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती। ये भी नोट करके ध्यान दीजिएगा या कहीं लिखिएगा कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं होती है। जो राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रतिषेध और उत्प्रेषण को समझने की कोशिश करेंगे, न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। जो प्रतिषेध है न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 30 के तहत व उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी कर सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकना। अगर कोई भी न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्र के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है तो उसे रोकने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। उत्प्रेषण क्या है? न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्षेत्राधिकार उल्लंघन को रद्द करना, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट प्राप्त है। दोस्तों यह सभी रिटें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। दोस्तों अगर बात करें अधिकार परीक्षा की, तो अधिकार को पूछने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अगर कोई लोक सरकारी या लोक सेवक से जिस पद पर वह सेवा दे रहा है उस पद पर योग्यता या योग्य न होते हुए उसके बने रहने का जो प्रश्न है वह पूछने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें PLI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दोस्तों जनहित याचिका का जनक कौन है ये भी ध्यान दीजिएगा, जस्टिस PN भागवती। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देखी है और इसमें बहुत सी जानकारियाँ आप सभी तक पहले से मिली होंगी, लेकिन आज भी कुछ जानकारियाँ अत्यंत रोचक रही होंगी। दोस्तों आज की क्लास अगर अत्यंत महत्वपूर्ण लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, दोस्तों एक बार इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुँचाने का प्रयास करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।